this is CACS Tejal Kataria with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मई 2024 में जो आपका लॉ पेपर है उसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। हार्डली 2 अमेंडमेंट्स है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मुश्किल से 2 अमेंडमेंट्स है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से ले लेना। सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट्स है। उसमें भी जो पहला अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी जो रेगुलर बैचेस होते हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सिलेबस। बट ये इसीलिए एज अमेंडमेंट आया है बिकॉज दिस सेक्शन केम इन फोर्स फ्रॉम द 31st ऑफ अक्टूबर के बाद से। सो इसीलिए ये स्पेसिफिकली एज अ अमेंडमेंट करके उन्होंने लाया है। बट ये ऑलरेडी आप लोगों को बेसिक एक आइडिया जरूर है इस पहला जो पार्ट है उसका। सेकंड वाला जो सेक्शन है ऑब्वियसली बात है वो आप लोगों ने नहीं सीखा हुआ, बट विल लर्न। अंडरस्टैंड एक बात जो मैंने नोट करी है इस बार, दैट इंस्टीट्यूट फॉर इट मे बी सीए फाउंडेशन सीए इंटर एग्जाम, बट नोट ये करने वाली ये बात है कि इंस्टीट्यूट इस बार ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि जो आपको ऐसा लगता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ही एग्जाम में आते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा। बट दिस टाइम इंस्टीट्यूट इज फोकसिंग ऑन सम डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करता है बच्चा उसी पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इट मे बी अ फाउंडेशन, मतलब अभी के जो 2 अटेम्प्ट्स गए उसमें भी वही हुआ, इंटर में भी वही हुआ था। सो प्लीज मेक अ नोट कि डोंट बी सिलेक्टिव दिस टाइम। ऐसा पॉसिबल है कि जो शायद ऐसे सवाल भी आप लोगों के सामने आए कि जो शायद आपने इतना फोकस करके नहीं पढ़े होंगे या जो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले टॉपिक्स नहीं हो। एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो दिस टाइम। सो क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में जाने के बाद रिग्रेट करने से कोई सेंस नहीं बनेगा कि सामने यार एक बार पढ़ लेते तो शायद हो जाता। ऐसा अगर रिग्रेट हो जाए तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगेगा बाहर आने के बाद। सो अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज से डोंट वेट टिल यू गेट द बिल ऑफ रिग्रेट, अंडरस्टैंड। सो रिग्रेट का बिल आने से अच्छा है आप पहले से ही पढ़ लेना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। जो पहला अमेंडमेंट है वो सेक्शन नंबर 23 का है जो कि पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। सो अंडरस्टैंड इनके ये जो सेक्शन सब सेक्शंस है इसमें ये बात करी गई थी कि किस तरीके से कंपनीज जो है वो सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, पब्लिक्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, एंड प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक छोड़कर बाकी सारे वेज है। बट अगर हम लोगों को हमारी सिक्योरिटीज को अगर आउट ऑफ इंडिया लिस्ट करना होगा, जैसे बाहर के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या उनसे वहां पर लिस्ट करना होगा, बाहर वालों से पैसा लेकर आना है इंडिया में, तो क्या अलाउड है या नहीं है, दैट वाज द क्वेश्चन। बट अर्लियर भले ही बहुत इतना कुछ उसको व्हाट यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी या मुश्किल से हम कुछ ही चीजें कर सकते थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। बट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट ये आया है जो पब्लिक कंपनीज होंगी, जो भी पब्लिक कंपनीज होगी, पब्लिक कंपनीज कहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं, वर्ड है, वर्ड क्या है, पब्लिक कंपनीज। तो जो भी पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक कंपनीज को ये अलाउ किया गया है कि वो अपने सिक्योरिटीज को बाहर के जो फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शंस है वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सके। हाउएवर अंडरस्टैंड वन थिंग जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बट आपको समझना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अगर आपके कंपनीज के सिक्योरिटीज को आप बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देते हो तो क्या आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी या अनलिस्टेड कंपनी मानी जाएगी? द आंसर विल बी अनलिस्टेड कंपनी। अंडरस्टैंड वाई? बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद मन में ये जवाब दिया होगा कि लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी, बट अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज वो लिस्टेड है किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसको लिस्टेड नहीं बना सकते। बिकॉज जो डेफिनेशन है लिस्टेड कंपनीज का वो बहुत क्लियरली ये बोलता है, लिस्टेड कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करी है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी बीएससी की हम बात करते हैं। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लिस्ट कर रहे हैं बाहर जाके, तो हम लोग जो भी कंपनीज, जो भी पब्लिक कंपनीज बाहर इशू कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, आप उसको लिस्टेड नहीं बोलोगे। ये हिडन पॉइंट था जो कि यहाँ पे नहीं है। मेरे जैसा कोई एग्जामिनर होगा तो शायद ऐसा क्वेश्चन पूछे। आई जस्ट होप सो कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए जिसमें आपको ये समझ आए कि आपको कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग अप द प्रोविजंस। तो पहली बात तो ये लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया तो आपके पास कहीं ना कहीं नोट करके रखना। दूसरी बात, अब ये क्या लिखा हुआ है, सच क्लास और द ऑफ पब्लिक कंपनीज मे इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। तो सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज जो कि सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को इशू करेंगे। अब ये सच क्लास कहाँ डिफाइन होगा? एज में भी प्रिस्क्राइब में होगा। एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है, आपके लिए ही अंडरस्टैंड करके लेना। एक्चुअल में है प्रिस्क्राइब किया हुआ, आईएफएससी जो
जो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बन रहा है उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, लेकिन आपके लिए कोई हम डिटेल में देखने नहीं वाले। वो है, कुछ चीजें हैं, बट यस अंडरस्टैंड, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। जो भी पब्लिक कंपनीज होंगी, सच पब्लिक कंपनीज मे इशू सच class of securities for the purpose of listing on permitted stock exchange in the permissible foreign jurisdictions or such other jurisdictions as may be prescribed। आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना, फॉरेन jurisdiction में अलाउ किया जाएगा आपके कंपनीज के सिक्योरिटीज को लिस्ट करने के लिए। सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज होनी चाहिए एंड सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज होनी चाहिए, तभी जाके। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एग्जाम सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, जिससे आप लोगों को ये जो सेक्शन नंबर, ये जो सबसेक्शन 3 जो आया है, रेफर जो कर रहे हैं, मतलब जैसे बेसिकली वो ये बात कर रहा है जो पब्लिक कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को बाहर लिस्ट कर रहा है, उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है। कहां से एग्जम्प्ट करेगा? फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज नथिंग बट व्हाट, थर्ड चैप्टर जो प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, उन प्रोविजन से लिस्ट करेगा, बाहर निकाल देगा। उसके अलावा जो शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मतलब क्या, शेयर कैपिटल चैप्टर है, वहां से वो बाहर निकाल देगा। या तो फिर सेक्शन नंबर 89 90 पर बात करेंगे, वहां से वो जो सेक्शंस है उनके एप्लीकेबिलिटी से आप बाहर निकाल सकते हो, या तो फिर सेक्शन नंबर 127 से। तो ये जो कुछ सेक्शंस है, यहाँ से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन के थ्रू पास करके आपको एग्जप्ट कर सकते हैं। कौन से कंपनीज को? लेकिन वो जो सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं। उसके बाद ये तो हो गया सेक्शन नंबर 23 का अमेंडमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 89, जो कि 89 90 अगर आपको याद होगा तो जो जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं या जो सिग्निफिकेंट ओनर होते हैं, मतलब जो बेनिफिशियल ओनर और जो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं, उनको स्पेसिफिकली अपना एक मतलब वो बताना पड़ता है कि मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ लेकिन मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ, या मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ लेकिन रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ, ये बताना पड़ता है। तो नाउ कंपनी जो कंपनीज होती है उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है कि सिग्निफिकेंट, जो भी सिग्निफिकेंट नहीं, वो अगला सेक्शन है, जो बेनिफिशियल ओनर है या जो भी रजिस्टर्ड ओनर है उन्होंने तो बताना ही है आरओसी को, बट अलॉन्ग विद दैट कंपनी ने भी आरओसी को बताना है कि कौन सिग्निफिकेंट, कौन रजिस्टर्ड ओनर है एंड कौन बेनिफिशियल ओनर है। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये आया है कि ये जो कंपनी होती है, एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन को आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपेंस। जो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं या जो बेनिफिशियल ओनर होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आता है, इंक्वायरी आती है, तो हम किससे पूछेंगे? कंपनी में। तो कंपनी को ये बोला गया कि आपको एक डेजिग्नेटेड बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, जिससे जाकर ये सारी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करी जाएगी। जैसे बेसिकली सारे कंपनी के कांड के लिए सीईओ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमको क्वेश्चनिंग करना है तो सीईओ को करते हैं, करेक्ट। जो इसलिए शार्क टैंक में भी पूछते हैं आपके इस कंपनी का सीईओ कौन है, तो सीईओ इसलिए पूछते ताकि हम क्वेश्चंस किससे करेंगे, तो सीईओ से करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, जो कि सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन नंबर 89 को लेकर, जो भी रजिस्टर्ड ओनर है एंड जो बेनिफिशियल ओनर है, उनको लेकर जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनको लेकर आपको आंसर देगा। तो ये जो कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, मतलब कंपनी से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, जिसको मैं डीपी बोल रही हूँ, लेकिन डीपी डजंट मीन डेजिग्नेटेड पार्टनर, आई एम सेइंग डेजिग्नेटेड पर्सन जो कि होगा, वो आरओसी को रिस्पॉन्सिबल होगा हमेशा। अब ये जो डीपी होगा, ये कौन हो सकता है? तो उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कौन हो सकता है। सबसे पहला तो सीएस होगा। बेसिकली कोई कंपनीज होती है जो कि सेक्शन नंबर 203 में बताई गई कुछ कंपनीज है जिनको सीएस अपॉइंट करना ही मैंडेटरी है। तो जो जिस भी कंपनी को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, वहां पर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड पर्सन बनेगा वो होगा सीएस। अगर उन कंपनीज को, जो सारी कंपनीज को तो मैंडेटरी है नहीं, तो कंपनीज में अगर सीएस नहीं है तो कौन माना जाएगा? तो फिर केएमपी को पकड़ोगे आप। अगर केएमपी नहीं है अदर देन सीएस, तो केएमपी जो भी होगा अदर देन सीएस, मतलब जैसे सीएफओ हो गया या होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, वो आते हैं केएमपी में। अगर वो भी नहीं है आपके कंपनी में, तो एवरी डायरेक्टर जो भी बंदा होगा, अगर सीएस नहीं, केएमपी नहीं, तो एवरी डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर होगा, आप उससे जाकर पूछ सकते हो। आरओसी चाहे तो उससे जाकर सवाल कर सकता है। अब ये जो है, ये डेजिग्नेटेड पर्सन है, ये अपॉइंट करने के लिए बोला गया है बाय कंपनीज एक्ट। हाउएवर ये लोग जब तक अपॉइंट नहीं होते हैं, तब तक
किससे जाकर अगर इंक्वायरी करनी है तो किससे करोगे? तो सबसे पहले उन्होंने लिख दिया सीएस से। अगर कोई कंपनी है जिसको सीएस अपॉइंट करना है तो सीएस से जाकर करो। आपको लगेगा 1 2 3 ये जो है ये सिमिलर टू दिस है, तो यस, आंसर इज यस, सिमिलर ही है। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या लिखा देखो, पहले तो लिखा सीएस, उसके बाद लिख दिया एमडी और मैनेजर। क्या लिख दिया? एमडी और मैनेजर को। इन केस अगर सीएस नहीं है तो एमडी और मैनेजर। यहाँ पर बस शब्द लिखा केएमपी, यहाँ पर लिखा एमडी और मैनेजर। तो फर्क एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ, बस शब्दों की हेराफेरी करिए, तो आपको भी ऐसी शब्दों की हेराफेरी करनी पड़ेगी। पहले लिखो अगर डेजिग्नेटेड पर्सन कौन बनेगा, तो पहले आपको लिखना है जो भी सीएस होगा, जो भी अपॉइंट करने के लिए जिस भी कंपनीज में सीएस अपॉइंट करना होता है। फिर अगर वो नहीं है तो केएमपी, केएमपी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर, ये आपको लिखना है पहले। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये लोग जब तक अपॉइंट नहीं होते हैं तब तक पहले आएगा सीएस। अगर वो भी नहीं है तो एमडी या तो फिर जो भी मैनेजर है। अगर ये भी नहीं है देन एवरी डायरेक्टर को आप जाकर पूछ सकते हो, फिर वो डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो एवरी डायरेक्टर को जाकर आरओसी जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हर एक कंपनी को अलॉन्ग विद दैट ये जो डीपी होगा, ये जो डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा एमजेटी 7, यानी कि ये आपका जो एनुअल रिटर्न आप सबमिट करते हो एमजेटी 7 में, उसमें आपको कंपलसरी बताना है कि आपका डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होगा। तो एक बेसिक अमेंडमेंट आया हुआ है। यूजुअली सेक्शन नंबर 89 90 वगैरह जो सेक्शंस है उस पे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा जाता इंस्टीट्यूट से, बट बिकॉज इस बार अमेंडमेंट है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 89 एंड 90 स्पेसिफिकली, जिसके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एंड डोंट बी सिलेक्टिव दिस टाइम प्लीज। इस बार आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली, और क्या बोल सकते हो, मतलब एक बार पढ़ लेता, ऐसा दिल में नहीं आना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो, मतलब ऐसा दिल में नहीं लगना चाहिए यार एक बार पढ़ लेता तो शायद मैं आंसर लिख पाता, ऐसा आपके दिल में कभी नहीं आना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। तो ये रिग्रेट के लिए वेट मत करना, एंड सारी चीजें पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।